हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर में आपका स्वागत है। आज है 19 मई 2021। तो आज हम देखेंगे कि पीआईबी और द हिंदू में कौन कौन से आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 19 मई 2021। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो प्रीलिम की दृष्टि से क्वेश्चन जिन पे पूछा जा सकता है। तो आज बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना है वो है ताउते चक्रवात की। तो हम आज कोशिश ये करेंगे कि जो भी चक्रवात से रिलेटेड ताउते की घटना है उसको तो पढ़ेंगे ही, बल्कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती क्यों है इसके बारे में, फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल हैं वो, और साथ ही इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि विश्व के अलग अलग देशों में इसे किस नाम से जाना जाता है और कौन कौन सी कंट्री खासतौर पर हिंद महासागर के क्षेत्र में आती हैं। यानी कि हम आज उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में पूरी डेप्थ में डिटेल जानकारी ले लेंगे, ताकि इसके बाद आपको ना तो कोई ज्योग्राफी की बुक पढ़नी पड़े और ना ही कोई आर्टिकल आपको इससे रिलेटेड पढ़ना पड़े। क्लियर? तो हमारा ये एक ही आर्टिकल होगा, लेकिन काफ़ी सारी डिटेल जानकारी के साथ में इसे हम कवर करेंगे और 3D एनिमेशन के जरिए भी आपको बताएंगे। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो ताउते चक्रवात आया है वो एक क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे देख सकते हैं इसे, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उष्णकटिबंधीय उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर और 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के नीचे होते हैं। क्लियर? यानी कि टोटल मिला के अगर हम कहें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की जो स्थिति है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाती है, और इन्हीं के बीच में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, अब आप जब इतनी बातें समझ गए तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये एक तरीके का मैप है जहाँ पे चक्रवात को पूरी तरह से दिखाए जाने की कोशिश की गई है। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर वेपर्स वगैरह हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रेन देख ही रहे हैं, बारिश हो रही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है। विंड जो चक्रवात की स्थिति है ये देखिए, ऐसे चक्रवात ये हमारा बन रहा है इस समय। आप देख रहे होंगे दिल्ली के रीजन में इस समय बारिश हो रही होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे महाराष्ट्र वगैरह में यहाँ पे क्यों हवाएं चल रही, ये वही चीज़ को शो कर रही हैं। और ये हवाएं यहाँ से ऐसे जाके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की दिशा में मूव कर रही हैं। क्लियर? तो आप ऐसे ये चीज़ें देख लिए। चलिए, अभी हम आगे आपको चक्रवात के फॉर्मेशन को भी दिखा देंगे 3D मैपिंग के ज़रिए। हम अपने आर्टिकल को तब तक देखते हैं। तो वास्तव में ये जो चक्रवात है ये केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसने तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी रीजन में ये ओरिजिनेट हो रहा है। और ख़ास बात क्यों है पूर्व पश्चिमी तट पर, क्योंकि ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, वो अरब सागर में भी उत्पन्न होते हैं और बंगाल की खाड़ी में भी उत्पन्न होते हैं। तो हम दोनों के रीजन को भी यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। गुजरात में भी हमें लैंडफॉल देखने को मिला है। आपसे इस पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही इस पर आएगा कि म्यांमार ने इसका नामकरण किया है। देखिए, ये सारे नाम रखे जाते हैं एक दूसरे देशों के द्वारा, एक पूरी लिस्ट होती है, उसमें डिसाइड होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि यूएन का पार्ट है, वो विश्व की अलग अलग जो मौसम विज्ञान संस्थाएं हैं, जैसे इस समय हिंद महासागर की फील्ड में हमारी जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो अर्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो नाम डिसाइड करती है, ठीक है, कि इतने नाम की लिस्ट है, इनमें से कोई भी व्यक्ति कोई नाम रख दे। हर व्यक्ति का नामकरण होता है, ठीक है, वही चीज़ इनका नामकरण होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत इसे क्या नाम दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आगे अभी इनको बताएंगे। बट यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है, खासतौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो मानसून के आगमन के समय, अर्थात अप्रैल और जून के महीने के मध्य में आते हैं, और मानसून के बाद अक्टूबर और दिसंबर के दौरान आते हैं। सीधी सी बात है कि भारत में जो चक्रवात आते हैं वो 2 बार आते हैं। क्लियर? और ये जो चक्रवात आया है इसे अत्यधिक गंभीर चक्रवात की संज्ञा दी गई है। देखिए, चक्रवातों के भी कई नाम होते हैं,
खास तौर पर ये आपको याद नहीं रखना है, बट हम बता देना चाहते हैं कि किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से हम कहते हैं कि ये गंभीर है, ये बहुत गंभीर है, ये सुपर साइक्लोन है। जैसे आपने निसर्ग को पढ़ा होगा, इससे पहले चक्रवात आया था, तो उसे हम सुपर साइक्लोन कहते थे। ठीक है, क्यों सुपर साइक्लोन? क्योंकि उसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक थी। अत्यंत गंभीर की क्या होती है ये आपको याद नहीं रखना है, बस दिमाग में रखना कि अच्छा किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से ही हम इनको नाम देते हैं। ठीक है, और इनके लिए जो माप की जाती है किलोमीटर हावर की, वो नॉट में मापते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था ना एक मैक क्या होती है? 343, बताइए क्या थी? मीटर पर सेकेंड। ये ध्वनि की चाल के बराबर एक मैक होती है। वैसी ही एक नॉट होती है 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्लियर? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर बात आती है कौन कौन से चक्रवात अरब सागर में अभी तक आ चुके हैं। तो अभी तक वास्तव में 3 पहले आ चुके थे, ये हमारा चौथा है। कौन सा? ताउते। तो पहले के 3 कौन से हुए? एक हो गया मेकानू जो कि ओमान के तट से टकराया था, दूसरा वायु जो कि गुजरात में आया था, आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, निसर्ग जो कि महाराष्ट्र में आया था 2020 में। लास्ट ईयर आपने कोविड-19 के पैंडेमिक के समय कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को आपने देखा होगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार अरब सागर में चक्रवात बनते क्यों हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर में ही केवल चक्रवात नहीं बनते, बल्कि बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात बनते हैं। और अरब सागर में हाल ही में चक्रवात इसलिए बनने लगे हैं क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहाँ का जो सी है वो काफ़ी गर्म हो रहा है। ठीक है, और वास्तव में चक्रवात उष्णकटिबंधीय बनने के लिए जो कंडीशन है वो यही है कि जो उसका जल होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो केवल अरब सागर में ही नहीं उत्पन्न होते, बल्कि वो बंगाल की खाड़ी में भी उत्पन्न होते हैं। अब ये पिक्चर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है और आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आखिरकार हरिकेन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर टाइफून्स क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है। मतलब क्या कि जिसको हम अपने यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात बुलाते हैं उसे ही साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में टाइफून बुलाते हैं। क्लियर? और उसे ही साउथ अटलांटिक जो ओशियन है वहाँ पर और जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर हरिकेन नाम दिया जाता है। क्लियर? यानी कि हरिकेन, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टाइफून, ये 3 नाम यहाँ पे दिए जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो अमेरिका में रहता है, तो हम उसको हरिकेन नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसको नाम हरिकेन हमेशा रखा था। अच्छा आपका नाम हरिकेन है, ठीक है, लेकिन वो मुझे उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बुलाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा चक्रवातों के ही नाम होते हैं, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। हमने PDF ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब बात आती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। ये एक तीव्र गोलाकार तूफान होता है। ठीक है, ये गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। अभी हम आपको इसको 3D एनिमेशन के ज़रिए दिखा देंगे, अभी आप केवल यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कम वायुमंडलीय दाब चाहिए, तेज हवाएं चाहिए, भारी बारिश इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। क्लियर? यानी कि गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर होना चाहिए। ठीक है, कम वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, हवाएं तेज होनी चाहिए और ये तीव्र गोलाकार होना चाहिए। क्लियर? फिर इसकी एक विशेषता क्या है कि इसकी जो आँख होती है, ठीक है, वहाँ पर आसमान बिल्कुल साफ होता है, गर्म होता है। ठीक है, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। देखिए ऐसे ये चक्रवात बनता है। ठीक, और जो इसकी ये सेंट्रल होती है ना आँख, यहाँ पे मौसम बिल्कुल खुला होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है और यहाँ पे वायुमंडलीय दाब भी कम होता है। क्यों? क्योंकि जब गर्म होगा तो वायुमंडलीय दबाव तो कम होगा ही, क्योंकि दबाव और तापमान का यही एक संबंध है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में इसे हरिकेन कहते हैं। एक बात बताइए, अभी आपने पढ़ा ना कि ये उत्तरी अटलांटिक है, ये अटलांटिक है, ठीक है, और प्रशांत है, यहाँ पे क्या कहते हैं? हरिकेन नाम कहते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। फिर क्या कह रहा है ये कि दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में इसे टाइफून कहते हैं। ये हमने आपको टाइफून बताया। क्लियर? तो ऐसे चीज़ें आपको याद हो गई।
दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर में इसे हम उष्णकटिबंधी कहते हैं चक्रवात। क्लियर। और ऑस्ट्रेलिया में इसे हम क्या कहते हैं, विली विलीज। 1995 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विली विलीज क्या होता है, तो आप बता सकते हैं साहब ऑस्ट्रेलिया का ये एक चक्रवात है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो गई। चलिए अब बात आती है कि उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी गति होती है वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। मान लीजिए जैसे ये हमने भी पढ़ा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ बताइए कैंसर। तो कैंसर ये ऊपर का जो होता है ना भूमध्य रेखा के ऊपर, आप ऐसे समझिए इस चीज़ को यहाँ पे, हाँ ये चीज़ समझिए ऐसे, ये जो ऊपर का एरिया हुआ भूमध्य रेखा के उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो भूमध्य रेखा के नीचे का भाग होता है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ये ऐसे चलता है यहाँ पे, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है घड़ी की दिशा में चलता है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ कॉन्सेप्ट है। क्लियर। आप ऐसे समझिए कि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज का मतलब कैसे चलेगा, जैसे आप मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, और एक ये घड़ी है, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध हमने मान लिया। तो उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात ऐसे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है ना 12 से 1 की ओर, लेकिन यहाँ पे क्या चलेगा 1 से 12 की ओर। इतनी बातें समझ गए। अभी हम एनिमेशन के रूप में आपको दिखाते हैं और ये वीडियो आप देखिए। ये देखिए, ये अर्थ है, 3 कंडीशन इसके लिए चाहिए होती हैं ओरिजिन के लिए। कौन कौन सी, एक तो मैच्योर होना चाहिए जो वहाँ पे तापमान है, ठीक है, डिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे ये चक्रवात बनता है, आप देख रहे हैं कि कितने तरीके से चक्रवात कितनी स्पीड में फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसी को चक्रवात कहते हैं। ये आपका जो रीजन दिखा रहा है साउथ ईस्ट एशिया के आसपास का रीजन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ, इसको बीच में जो ये है इसको आँख बोलते हैं। अभी हम इसको और अच्छे से आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इस समय क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन चाहिए साइक्लोन के लिए, लार्ज स्टिल वार्म ओशियन एरिया 26.5 डिग्री सेल्सियस से एबो होना चाहिए, लो नहीं। ये बात यहाँ याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। अभी हम हिंदी में आपको पढ़ाएंगे, तो ये टेम्परेचर ऐसे यहाँ पे हाई होना चाहिए। क्लियर, 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, समझ गया। इसके बाद क्या है कि इसके बाद ये टेम्परेचर जब हाई होगा तो क्या होगा, यहाँ से वाष्प बनकर ऊपर उठेगी और ये ऊपर उठेगी तो नीचे खाली एरिया बनेगा, ठीक है। लो एल्टीट्यूड विंड्स होना चाहिए, मतलब हवा की रफ्तार काफ़ी नीचे होनी चाहिए ऊर्ध्वाधर तल में। क्लियर, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप देखिएगा आगे इसमें और भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्लाउड्स फ्रॉम एंड रेज टू 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, क्लाउड्स जो होने चाहिए वो ट्रोपोस्फेयर में होने चाहिए। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, आँख, ये ऐसे ऊपर जा रहा, ये ऐसे ऊपर जा रहा, ठीक, इसको बोलते हैं ऊपर जो स्थिति ना, ये आँख है। यहाँ पे आसमान पूरा खुला मिलेगा आपको, बादल बिल्कुल यहाँ पे खुले होंगे और ये चक्रवात ऐसे ऐसे करके घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो आप बताइए ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये नीचे ऐसे ही जाता रहेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है एनिमेशन के जरिए। ये समुद्र का तट है, ठीक है। ये कोरिलेसिस इफेक्ट, ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कोरिलेसिस बल की उपस्थिति होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्या भूमध्य रेखा पे बन सकता है, तो नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोरिलेसिस बल होता ही नहीं है, जीरो होता है। ये आप देखिए ऐसे, ठीक है। आई ऑफ द स्टॉर्म जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है मौसम। क्लियर, तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे 3D एनिमेशन के जरिए। ऐसे आप देखिए आई ऑफ द स्टॉर्म को और अच्छे से। क्लियर, यहाँ पे आप जैसे होता है ना, एक तरीके से आप जब नहाओगे जाके वॉशरूम में नहाना आज, तो उसमें अपने हाथ को डाल के ऐसे बाल्टी को घुमा देना, तो बीच में देखना छेद टाइप का बन जाएगा, ऐसे देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, ये देखिए स्पीड, ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने आपसे अभी कहा ना कि आप वॉशरूम में जाइए, वहाँ पे ऐसे घुमाइए बाल्टी में पानी को भर के, तो देखिएगा वो ऐसे टर्न करने लगेगा। क्लियर, तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे अपने टॉपिक को कवर करते हैं। अब आपको चक्रवात इससे ज़्यादा नहीं समझना है कि इसका जो दिशा निर्देश के आधार पर नामकरण किया जाता है, हर क्षेत्र विशेष में इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर वही है, चक्रवात, एक और तूफान आएगा, आने दो, अब हमें उससे क्या मतलब, हमें तो क्वेश्चन अपना सॉल्व होना चाहिए, ठीक है।
हालांकि ऐसा नहीं कि संवेदना नहीं, संवेदना है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम कह रहे हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बनने के लिए परिस्थितियां कौन सी हैं, इस पे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। तो परिस्थितियां देख लीजिए, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए। अभी हमने आपको दिखाया उसमें 26.5 दिया था, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 27 होना चाहिए, ये मानक है, यूपीएससी ने इसी को माना है, ठीक है। कोरिलसिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दे देगा कि कोरिलसिस बल की अनुपस्थित, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना उपस्थित और अनुपस्थित को लेकर। जब भी मैं ऐसा बोला करूँ ना तो आप अपने नोट्स में यहाँ पे लिख लिया करो नो अनुपस्थित, ताकि गलती ना हो, पता चले अच्छा यहीं पे गलत होगा क्या। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर, तो यहाँ पे लिख दो नो लो टेम्परेचर, तो नोट्स भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। फिर है ऊर्ध्वाधर और लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव हों। अभी हमने पढ़ा था ना लैटिट्यूड, यानी कि इसमें जो ऊर्ध्वाधर है यानी ऊपर की जो हवाएं हैं, लंबवत जो हवाएं हैं, उनमें छोटे छोटे बदलाव होने चाहिए, समझ गए। फिर यहाँ पे बात आती है कि पहले से मौजूद कमज़ोर निम्न दबाव क्षेत्र या निम्न स्तर चक्रवात परिसंचरण के लिए, ये परिसंचरण होता है, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और समुद्र प्रणाली के ऊपर विचलन, मतलब क्या कि ये केवल समुद्री क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तेज होते हैं, जब स्थल में आ जाएंगे तो समाप्त होने लगेंगे, समझ गए। इसलिए आप देख होंगे इंडिया के अंदर ये नहीं आ रहा है, समुद्र तटीय इलाकों में ज़्यादा इनका खतरा है, समझ गए। चलिए, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत ही ये सारे चक्रवात आते हैं हमारे यहाँ जितने भी, तो इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर किया जाता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये फ्यूचर में कभी पूछा जा सकता है कि वो 13 कंट्री कौन आते हैं उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में। तो एक तो इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, मालदीव आता है, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। और कौन आएगा बताइए, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन, क्लियर, ये कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम आपको इन सभी कंट्री को मैप के जरिए दिखा देते हैं, इससे पहले हम भारत मौसम विज्ञान विभाग को पढ़ लें, ठीक है। इसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अभी भी आप सुन रहे होंगे। ये वास्तव में वर्ल्ड के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है, जिसे रिकॉग्नाइज किया गया किसके द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको शुरू में पढ़ाया था कि वही बताता है कि किन किन क्षेत्रों में नामकरण करने को किस बॉडी को हम अथॉरिटी देंगे, तो उसमें आईएमडी का नाम आता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत आती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मंत्रालय एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसलिए हमने आपको ये लाइन बताई। चलिए, अब हम आपको दिखा देते हैं वो सभी कंट्री 13 कौन कौन सी हैं, और फिर आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं एक तरीके से मैप, ठीक है। अब यहाँ पे 13 कंट्री कौन कौन सी थी आप बताइए, इंडिया था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था, म्यांमार था, ठीक है, और थाईलैंड था, ठीक है। इधर हमारा ये ओमान था, यमन था, सऊदी अरब था, यूएई था, ठीक है। यहाँ पे बहरीन था, कतर था, ईरान था। अफगानिस्तान था क्या, नहीं था, पाकिस्तान था। अब आप बताइए अफगानिस्तान क्यों नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, क्लियर। तो लैंडलॉक कंट्री पे क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा आपसे, और वहाँ पे चक्रवात भी नहीं आएगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक और बात कि अफ्रीका रीजन के कोई भी कंट्री यहाँ पे नहीं है, समझ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जल्दी जल्दी समझ में आता नहीं है, बच्चों को लगता है कि अच्छा ये सारे कंट्री आ जाते होंगे क्या, ठीक है। तो आप देख सकते हो कतर वगैरह ये सारे हमने इसमें कंप्लीट कर लिए, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन हमें जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप ये बताइएगा ओमान, यमन, सऊदी अरब, ठीक है, कतर, और बताइए कतर के अलावा आप उसके बारे में, बहरीन के बारे में, इन 5 में से कौन कौन सी कंट्री रेड सी से नहीं लगती हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यमन, कतर, यूएई, ठीक है, और ओमान, समझ गए, और एक और यहाँ पे बहरीन। इन 5 कंट्री में से कौन सी कंट्री रेड सी से नहीं लगती हैं, समझ गए। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छे से हमने इस आर्टिकल को कंप्लीट किया। तो मिलते हैं फिर अपने अगले डे में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।